हाय एवरीवन। तो आज हम जीओसी के लेक्चर 7 पर पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पिछले वीडियो में हमने इंडक्टिव इफेक्ट की जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया था और उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हमने प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप वो ग्रुप थे जो क्या कर रहे थे, कार्बन की तरफ अपने इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कर रहे थे, और माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप वो ग्रुप थे जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहे थे। और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो किस वजह से हो रहा था? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कार्बन से कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वो कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था, और कार्बन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव था तो वो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉनों को दे रहा था। तो अब देखते हैं, हम आज इसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है इंडक्टिव इफेक्ट का। इसमें से हम कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, जो कि है, एक तो हम किसी भी कंपाउंड का एसिडिटी चेक करनी है वो देखेंगे, किस कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा या कौन सा कंपाउंड कम एसिडिक होगा। इसके साथ साथ हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि जैसे हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं जो रिएक्शन के दौरान बीच में बनते हैं, उनको बोला जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। उनमें से हम कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, इन सब की स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो पहला हम अपना जो इस टॉपिक का पहला जो एप्लीकेशन है वो देखते हैं। पहला है एसिडिक करेक्टर, यानी कि हम विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम किसी कंपाउंड का एसिडिक करेक्टर कैसे पता करते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम एसिड को देख लेते हैं। हम किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कोई भी कंपाउंड अगर H+ आयन प्रोड्यूस करता है तो हम उसको एसिड बोलते हैं, और अगर माना कोई कंपाउंड OH नेगेटिव अगर प्रोड्यूस करता है एक्वस सॉल्यूशन में, हम उसको बोलते हैं बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। तो देखिए, जैसे हम अगर माना कोई एक एसिड लें, हमने लिख लिया YH, ऐसे कोई एसिड लिख रखा है। अब ये अगर डिसोसिएट करें इन इक्विलिब्रियम तो क्या हो जाता है, Y, अगर इस Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो तभी H+ प्रोड्यूस करेगा, तो Y पे नेगेटिव आता है प्लस H पॉजिटिव। डिसोसिएट हो गया है, सॉल्यूशन के अंदर टूट गया है, Y नेगेटिव और H पॉजिटिव के फॉर्म में। तो ये क्या था, एक एसिड था, तभी इसने H+ दे दिया। अब क्या होता है, इक्विलिब्रियम में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, तो हम लिखेंगे K, और A लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास कोई एसिड था, हम इसको लिख रहे हैं, ये एसिड है हमारे पास। Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो ये इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ Y नेगेटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ YH। ये हमारे पास कोई एसिड था। अब क्या हो रहा है, K है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि जितना ज़्यादा एसिड टूटेगा वो रिप्रेजेंट करेगा Ka। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि Ka की वैल्यू कब ज़्यादा होगी, जब क्या होगी, जब Y नेगेटिव का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा और H+ का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा। तो जब भी एसिड से अगर एसिड ब्रेक होता है तो जो एनाइन बनता है उसको बोला जाता है कंजुगेट एनाइन, या फिर इसको एक चीज़ और बोलते हैं, कंजुगेट बेस भी बोला जाता है, कंजुगेट बेस। तो क्या है, जब एसिड ब्रेक होता है तो एक कंजुगेट बेस बनाता है, कंजुगेट एनायन बनाता है और H+ को प्रोड्यूस करता है। तो किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी डिपेंड करती है इस कंजुगेट एनायन की स्टेबिलिटी पे, क्योंकि अगर सॉल्यूशन के अंदर ये एनायन स्टेबल बना है तो ये फिर से H+ के साथ कंबाइंड नहीं होगा। अगर ये अनस्टेबल होगा तो क्या करेगा, फिर से H+ के साथ कंबाइंड होकर के वापस से फिर से एसिड बना देगा। सॉल्यूशन के अंदर H+ की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और सॉल्यूशन के अंदर H+ की कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, अगर इस कंजुगेट एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा सॉल्यूशन के अंदर और H+ का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा, और उतना ही ज़्यादा Ka होगा, क्योंकि Ka का वैल्यू जो है वो Y नेगेटिव कंसंट्रेशन और H+ के कंसंट्रेशन पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पर से हम क्या देख रहे हैं कि एसिडिटी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka के, यानी कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, कंपाउंड की एसिडिटी होगी। और Ka की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनाइन या कंजुगेट बेस भी बोला जाता है, जिस एसिड से प्रोड्यूस हो रहा है ये इसका कंजुगेट बेस बोलते हैं। तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट, और डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है इसकी
स्टेबिलिटी पे, या जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन होगा। और ये तो K हो गया, यानी कि मतलब क्या है कि K अगर ज़्यादा है किसी भी कंपाउंड का, K मोर होगा तो एसिडिटी भी उस कंपाउंड की क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम यूज करके कंपाउंड की एसिडिटी को पता करेंगे। जिसका K ज़्यादा होगा उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। एक टर्म और आता है, एक चीज़ देखी होगी, किसी भी वैल्यू का जो नेगेटिव लॉगरिथम है वो क्या कहलाता है। जैसे हम देखें pH का नेगेटिव, जैसे हम लिखें नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, यह क्या कहलाता है, pH। ऐसे ही अगर हम लिखें नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ K, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ K, तो ये क्या कहलाएगा, pK। तो इसका मतलब क्या है कि K और pK एक दूसरे के बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर कोई एसिडिक ज़्यादा होगा, मोर एसिडिक होगा, तो उसका K तो ज़्यादा होगा, K वैल्यू उसकी हाई होगी, लेकिन उसकी pK वैल्यू लेस होगी, pK वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। तो जहाँ पर भी अगर कोई बहुत ज़्यादा एसिडिक कोई कंपाउंड होगा तो उसके pK वैल्यू बहुत कम होगी और उसकी K वैल्यू ज़्यादा होगी। तो कहीं कहीं पर क्वेश्चन में pK वैल्यू के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं और कहीं पर क्या आता है, K वैल्यू के बेस पर आते हैं। मोस्टली आजकल pK वैल्यू के बेस पर क्वेश्चन पूछता है। तो जिस कंपाउंड की एसिडिटी ज़्यादा है उसका pK वैल्यू कम होगा। तो अब देखिए हम कुछ इसका इंडक्टिव इफेक्ट का क्या यूज है यहाँ पर वो देखते हैं। जैसे अगर हमें चेक करना हो कोई कंपाउंड, जैसे हम अल्कोहल्स की एसिडिटी चेक करें, अल्कोहल की एसिडिटी अगर हमें चेक करना है तो हमारे पास एक हम ले लेते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। जैसे फर्स्ट में हमने 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, CH3OH, ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही एक हम ले लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। एक ले लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, HOH। जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है उससे जितने कार्बन लगे हैं उसके हिसाब से डिग्री तय करते हैं। जैसे OH ग्रुप इस कार्बन से लगा है तो इससे 1, 2 और 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री हो गया। ऐसे यहाँ 2 कार्बन जुड़े हैं 2 डिग्री, यहाँ 1 कार्बन है तो 1 डिग्री। यह है 1 डिग्री अल्कोहल। तो अब क्या करना है, देखो अगर हमें किसी इन सभी की एसिडिटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको डिसोसिएट करवा लेंगे। तो डिसोसिएट होगा तो केस में ब्रेक होगा, CH3 O नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पर से हाइड्रोजन आसानी से बाहर जा सकता है, प्लस H पॉजिटिव। ऐसे ही इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक को मैं कम्प्लीटली दिखा रहा हूँ और उसको सीधे कर लेंगे, CH3 O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ऐसे अगर इसको ब्रेक करेंगे तो यह जाएगा CH3 CH O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब देखो, अब अगर यहाँ पर से हम इसका K लिखना चाहें तो K क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन इनटू इसका कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इसको हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ CH3 होल थ्राइस O नेगेटिव, इसका कंसंट्रेशन, इसको लिखा मैंने इनटू H प्लस कंसंट्रेशन, डिवाइड में क्या हो जाएगा, CH3 होल थ्राइस COH का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर से हमें सीधे दिख रहा है कि ये क्या है, कंजुगेट एनायन है। इसका कंजुगेट एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो K की वैल्यू ज़्यादा है, और K की वैल्यू ज़्यादा है तो एसिडिक करैक्टर ज़्यादा है। क्योंकि अगर ये स्टेबल बनेगा तो H प्लस को नहीं लेगा, वापस नहीं लेगा, तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में H प्लस का बना रहेगा। ऐसे इसके लिए हम लिख सकते हैं K लिखेंगे तो इसके लिए हो जाएगा CH3 होल ट्वाइस CHO नेगेटिव का कंसंट्रेशन, H प्लस कंसंट्रेशन अपॉन हो जाएगा CH3 होल थ्राइस CHOH का कंसंट्रेशन। सिमिलरली इसके लिए भी हम लिख सकते हैं K इक्वल टू हो जाएगा CH3 CH2O नेगेटिव का कंसंट्रेशन, H प्लस कंसंट्रेशन अपॉन CH3 CH2OH कंसंट्रेशन। तो अब देखिए हर जगह पे क्या दिख रहा है, हर जगह पे कंजुगेट एनायन बन रहा है, और उस कंजुगेट एनायन की स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर हम कह देंगे कि उस कंपाउंड का एसिडिक करैक्टर ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर हमने कल डिस्कस किया था
प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप, दूसरा प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप और तीसरा प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। यहाँ पर कितने हैं, एक और दो प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप, यहाँ पर एक प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तीन तीन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो ओवरऑल क्या, यहाँ को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा, मतलब चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा। और क्या होता है, एक रूल होता है, मोर चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा किसी स्पीशीज के अंदर वो क्या होगा, लेस स्टेबल। ये हर जगह हम यूज कर सकते हैं, मोर चार्ज लेस स्टेबल होगा और कम चार्ज होगा तो ज़्यादा स्टेबल स्पीशीज होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कंजुगेट एनाइन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, इसके पास बहुत ज़्यादा हाई चार्ज है नेगेटिव, और यहाँ पर इसके पास H प्लस है सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या करेगा, H प्लस को आसानी से लेगा यहाँ पर से और बैकवर्ड चले जाएगा। तो H प्लस सॉल्यूशन के अंदर कम रहेंगे तो इस वजह से इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। ऐसे ही देखो यहाँ पर दो ग्रुप लगे हुए हैं देने वाले और यहाँ पर केवल एक लगा है। तो यहाँ पर सबसे कम ग्रुप लगे हैं देने वाले, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम आ पाएगा ऑक्सीजन पे, तो नेगेटिव चार्ज कम आ पाएगा तो H प्लस को कम अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और H प्लस सॉल्यूशन के अंदर बने रहेंगे। तो Ka की वैल्यू भी ज़्यादा होगी क्योंकि कंजुगेट एनाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और इस वजह से एसिडिटी भी ज़्यादा होगी। तो अगर हम कंपेयर करना चाहें तो एसिडिटी का ऑर्डर जो होगा, यहाँ पर एसिडिटी का ऑर्डर जो होगा वो होगा 1 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होंगे, 2 डिग्री उससे कम होंगे और 3 डिग्री उससे भी कम होंगे। बस हमें क्या करना है, कंजुगेट एनाइन बनाना है और इसकी स्टेबिलिटी प्लस आई और माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप के बेस पे चेक कर लेनी है। जहाँ ज़्यादा प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है उस कंजुगेट एनाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हो गया Ka के बेस पर हमने कैसे एसिडिटी चेक की। एक दो एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम, ऊपर की ओर इंक्रीज क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप, और डिक्रीज क्या कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनाइन। इस वजह से क्या डिक्रीज कर जाएगा, एसिडिटी भी डिक्रीज कर जाएगी और Ka वैल्यू भी डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन Pk वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी अगर हम डाउन से अप की तरफ जाएं। तो यहाँ पर क्या होगा, Ka वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा 1 डिग्री अल्कोहल की Ka वैल्यू होगी और Pk क्या होगा, Pk इसका सबसे कम होगा। ठीक है, सबसे कम Pk और सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा और इसकी Ka वैल्यू सबसे ज़्यादा। एक दो एग्जांपल हम और देख लेते हैं सही। जैसे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक करैक्टर कंपेयर करना चाहें, जैसे अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, यहाँ पर हमारे पास है CH2, या पहले हम CH3 लगा लें, CH3 एक लगा लें, CH2 CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक ऐसे लगा लें CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा, इसका कंजुगेट एनाइन क्या बनेगा, इसका बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसका कंजुगेट एनाइन बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पर से बनेगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर क्या है, केवल देने वाला CH3 है, यहाँ पर कौन कौन दे रहा है, CH2 CH3 इतना बड़ा ग्रुप देने वाला है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, CH3 CH2 CH2 इतना बड़ा ग्रुप दे रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज इंटेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेगा, सॉरी प्लस H प्लस भी होगा यहाँ पर, तो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो H प्लस को फिर से अट्रैक्ट कर लेगा, और H प्लस को अट्रैक्ट करेगा तो वापस यहाँ पर बैकवर्ड आ जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर H प्लस कम रहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, Ka वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग पावर ऑफ प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। यहाँ पर पावर बढ़ी है क्योंकि ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। CH जो ग्रुप लगा है CH2 CH3 वो क्या है, एल्काइल ग्रुप ही है, एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर एक ही टाइप का, एक ही तरफ से जुड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर बढ़ी, इसकी पावर कम है देने की, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, तो डिक्रीज पावर ऑफ प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप, नीचे से ऊपर जाने पर प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप की पावर घट रही है। तो इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनाइन क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इस वजह से के वैल्यू क्या हो जाएगी, के वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, के वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन पी के वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये वाला होगा, उससे कम एसिडिक ये वाला होगा, और सबसे कम एसिडिक ये वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से एक हम कॉमन रूल बना लेते हैं। कॉमन रूल क्या बना सकते हैं हम कि एसिडिक कैरेक्टर जो होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ लिख सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। तो जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप लगे होंगे उतना ही कम क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी कंपाउंड की। अब देखिए ये तो हो गया प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। अब लेकिन अगर हम इसी की जगह क्या लगा दें, माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप लगा दें। माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। अब जैसे हम ले लें कार्बोक्सिलिक एसिड ही ले लेते हैं, CH3CH2COH, और यहाँ पर से हमने लगा दिया कोई पावरफुल माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप NO2 लगा लिया। ऐसे ही दूसरा कोई लगा लिया CH2Cl C डबल बॉन्ड OH, और एक लगा लिया हमने CH2 C डबल बॉन्ड OH, और कुछ भी जैसे हमने C6H5 ग्रुप लगा लिया। तो क्या होगा, ये देखो इसकी पावर ज़्यादा थी ना, हमने कहा था कि सीरीज माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप की सीरीज को याद कर लेना। तो यहाँ पर क्या थी, NO2 काफ़ी हाईली माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप होता है, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। अब क्लोरीन की उससे कम है, और ये तो क्या करता है, इसकी तो बहुत ही कम होती है C6H5 ग्रुप की। तो यहाँ पर से क्या होगा, अगर कंजुगेट एनायन बनेंगे इससे, तो इससे क्या बनेगा, NO2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। यहाँ पर से क्या बनेगा, Cl CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और लास्ट में इससे क्या बनेगा, C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो होगा क्या, ये जो NO2 ग्रुप है इसकी माइनस आई इफेक्टिंग पावर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर ज़्यादा है, इसकी उससे कम है और इसकी सबसे कम है इनमें। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर से इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, यहाँ पर से इसने, और फाइनली ऑक्सीजन पे ऐसे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि NO2 ग्रुप खींच रहा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो इस पर ओवरऑल यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी। तो क्या होगा, ये H प्लस फिर से इसके साथ कंबाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास चार्ज बहुत कम है। जितना चार्ज डिस्पर्स होगा, फैलेगा यहाँ से, उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल हो जाएगी स्पीसीज। तो ये इसको H प्लस को लेगा नहीं, H प्लस को नहीं लेगा, तो सॉल्यूशन के अंदर ये भी कंजुगेट एनायन भी बना रहेगा और H प्लस भी बना रहेगा, और जितना ज़्यादा H प्लस का कंसनट्रेशन होगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पर ये सबसे पावरफुल, तो सबसे स्टेबल कंजुगेट एनायन होगा। ये क्या होगा, सबसे मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल कंजुगेट एनायन होगा ये वाला। और ये वाला क्या होगा, ये सबसे कम माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, तो लीस्ट स्टेबल कंजुगेट एनायन। तो इस वजह से क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है। तो ये के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन। कंजुगेट एनायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं, अगर नीचे से ऊपर की ओर मूव करें तो क्या हो रहा है, इंक्रीज क्या कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन। किस वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जाने पर कंजुगेट एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, और वो किस वजह से कर रही है, क्योंकि पावर NO2 ग्रुप की ज़्यादा पावर है माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप की। इस वजह से क्या होगा, के वैल्यू भी इंक्रीज करेगी और पी के वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, अगर हम इसको फर्स्ट माने, सेकंड माने और थर्ड माने, तो एसिडिटी का जो ऑर्डर होगा फर्स्ट की सबसे ज़्यादा होगी, सेकंड की उससे कम होगी और थर्ड की उससे कम होगी एसिडिटी का ऑर्डर। यही क्या होगा, के का ऑर्डर होगा एसिडिटी, और एंड के का ऑर्डर यही होगा। लेकिन पी के का क्या ऑर्डर होगा, पी के का ऑर्डर होगा सबसे कम, पी के इसका होगा फर्स्ट का सबसे कम पी के, उससे ज़्यादा सेकंड का, और थर्ड का सबसे ज़्यादा पी के की वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो पी के बेस पे पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एसिडिटी और के की वैल्यू को लगा करके हम ऑर्डर अरेंज कर लेंगे, फिर जस्ट उसका उल्टा पी के लिए यूज कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि
एसिडिक करेक्टर क्या होगा, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्टिंग, या ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर और पावर ऑफ -I इफेक्टिंग ग्रुप। जितने ज़्यादा नंबर में -I इफेक्टिंग ग्रुप होंगे या जितने पावरफुल -I इफेक्टिंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा किसी भी कंपाउंड का। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज बन रहा है, नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करेगा, जो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, क्योंकि इसके चार्ज को कौन कम कर सकता है, जो इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये हो गया एसिडिक करेक्टर कंपेयर करना किसका, हमने दोनों का विद द हेल्प ऑफ +I इफेक्टिंग ग्रुप भी एग्जांपल देख लिया और विद द हेल्प ऑफ -I इफेक्टिंग ग्रुप के हिसाब से भी हमने चेक कर लिया कि एसिडिक करेक्टर क्या करते हैं, किस हिसाब से हम डिटरमाइन करते हैं। तो जितने ज़्यादा +I इफेक्टिंग ग्रुप होंगे उतना लेस एसिडिक करेक्टर होगा, और जितने ज़्यादा -I इफेक्टिंग ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा मोर एसिडिक करेक्टर होगा। तो ये तो इससे अलावा हम अदर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे अगर हम ये लगा लें CCl COOH, ये हो गया। एक हमारे पास है Cl CHCl COOH, और ऐसे ही CHHCl COOH। तो इन तीनों में अगर हम एसिडिक करेक्टर कंपेयर करना चाहें तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, वो इसके कंजुगेट एनायन को ज़्यादा स्टेबल करेंगे, तो इसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर, और यही ऑर्डर किसका होगा, Ka का ऑर्डर भी यही होगा, और Pk का जस्ट इसका, Pk यहाँ की ओर बढ़ेगा, Pk का ऑर्डर जस्ट इसका उल्टा होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा -I इफेक्टिंग ग्रुप उतना ज़्यादा Ka वैल्यू और उतना ही कम Pk वैल्यू। तो ये पहला हमने एप्लीकेशन देख लिया कि एसिडिक करेक्टर हम कैसे कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसका अगला जो एप्लीकेशन देखते हैं हम वो है टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बेनाइन। कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन जो होते हैं वो होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी कि रिएक्शन के बीच में बनते हैं। जैसे हमारे पास SN1 और SN2 रिएक्शंस होती हैं, उनके बीच में बनते हैं। तो दूसरा एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बेनाइन, कार्बोकैटायन एंड कार्बेनाइन। तो पहले हम देखते हैं कि जब क्या हो, जब कार्बोकैटायन या कार्बेनाइन के पहला जो हमारे पास एक पहला रूल देखते हैं, जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या है, सभी जो भी कार्बोकैटायन हम कंपेयर कर रहे हैं उन सभी का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, या जो भी कार्बेनाइन कंपेयर कर रहे हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है। व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कंपेयरिंग स्पीसीज इज सेम। ठीक है, जब हमारे पास क्या है, जब जो भी हम कंपेयर कर रहे हैं, कार्बोकैटायंस को कंपेयर कर रहे हैं या फिर कार्बेनाइंस को कंपेयर कर रहे हैं, उनके हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का भी अभी हम दूसरे रूल नंबर 2 में देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन का भी रोल होगा स्टेबिलिटी में। तो पहले स्पीसीज हमने वो ले ली जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है, सिमिलर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन है किसके, कार्बोकैटायन या कार्बेनाइन का। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है, अभी हमने देखा था कि जितना ज़्यादा स्मॉलर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। किसी भी कंपाउंड में कोई चार्ज स्पीसीज है, कार्बोकैटायन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बेनाइन में नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन के ऊपर। तो जितना कम चार्ज होगा, ये हर जगह रूल एप्लीकेबल है कि जितना कम चार्ज होगा उतना ज़्यादा कोई भी कंपाउंड स्टेबल होता है। तो जो फैक्टर चार्ज को कम कर रहे हैं वो सब स्टेबलाइज करेंगे। तो देखिए, जैसे अगर हम देखें कि हमारे पास, अगर हम पहले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करना चाहें, जैसे हमारे पास है कोई 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, CH3 पॉजिटिव, एक हमारे पास है CH3CH पॉजिटिव CH3, और एक है HCH पॉजिटिव। ये कहलाता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये वाला हो गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये हो गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लेकिन सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, इसका भी sp3 है, सॉरी sp2,
sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये हमने सीखा था हाइब्रिडाइजेशन निकालना, पिछले वीडियोज में हमने कर लिया हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो क्या है, यहाँ पर सेम हाइब्रिडाइजेशन है सभी एटम्स का। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है सभी एटम्स का तो क्या होता है, लेस चार्ज मोर स्टेबिलिटी होगी। तो क्या होगा, यहाँ पर ये एक प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप, ये दूसरा प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप और तीसरा प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है। यहाँ पर देखें तो 1 और 2 ये देगा और ये देगा, और यहाँ पर क्या एक ही प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है तो ये देगा। तो होगा क्या, 3 जगह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिलेगी। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज को जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतना ज़्यादा उसका चार्ज कम हो जाएगा, लेस इंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं तो ये वहाँ पर चार्ज सबसे कम होगा। यहाँ पर 2 देने वाले हैं तो उतना कम नहीं होगा जितना यहाँ हो गया था, और यहाँ पर सबसे कम पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो पाएगा। तो क्या होगा, सबसे लेस पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और उससे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, उससे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। इस वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगी, इंक्रीज करेगी लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे। किस वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इस चीज़ को बाद में हम, अभी इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से हम कंपेयर कर रहे हैं, बाद में हम हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से भी इसका एग्जैक्ट जो आंसर आता है वो हाइपर कंजुगेशन से आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल क्या है, जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। डोनेट करने की वजह से इसका चार्ज जो है कम हो जाएगा। तो चार्ज कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो कौन सा होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम कौन सा होगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये हमारे पास पहला कार्बोकैटायन हो गया। अब देखिए, अगर हम ऐसा कर लें, इसी एक, हाँ, यहाँ पर हम ये रूल लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर एंड पावर ऑफ प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। यानी कि जितना ज़्यादा नंबर होंगे या जितना ज़्यादा पावर होगी प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप की, उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। बढ़े या फिर जब पावर बढ़े, दोनों में क्या होगा, अगर माना प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप की पावर बढ़े या नंबर बढ़े, दोनों में ही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज करेगी। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर माना हमारे पास कोई माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीज हो जाएगा। जैसे हमारे पास अगर ऐसा लग जाए कि Cl और CH2 पॉजिटिव, ये हो जाए यहाँ पर Cl CH2 पॉजिटिव और CH और CH2 पॉजिटिव। अगर ये हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये Cl क्या होता है, माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप, अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पर ये ग्रुप लेगा। तो कितने माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप लगे हैं, यहाँ पर 3 लगे हैं, यहाँ पर 2 लगे हैं और यहाँ पर 1 माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप लगा है। तो माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से यहाँ पर और ज़्यादा इंटेंस पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। प्लस चार्ज बढ़ेगा तो हाई चार्ज हो जाएगा तो लेस स्टेबिलिटी। तो ये क्या होगा, यहाँ पर उससे कम खींच रहे हैं, 2 Cl लिए तो यहाँ पर कम खींच पाएंगे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ेगा और यहाँ पर एक ही Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप, तो ये यहाँ पर सबसे कम पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो रहा है क्योंकि 3 माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ऐसे लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप डिक्रीज कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट जाने पर। इस वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यहाँ से यहाँ क्यों डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ से आगे इंक्रीज लिख सकते हैं हम। तो इस वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी यहाँ पर से डिक्रीज करेगी। ठीक हो गया। तो इस वजह से क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये लिख सकते हैं कि अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, नंबर एंड पावर ऑफ
पावर ऑफ माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। तो सिंपल सी बात यह है कि जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जितने ज़्यादा माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये इसके अदर भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। जब हम क्या कर लें, पावर बढ़ा लें मतलब यहाँ पर अगर NO2 ग्रुप लगाएंगे तो जो सबसे ज़्यादा विड्रॉ करेगा तो यहाँ पर CH2 पॉजिटिव पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ऐसे ही अगर माना जितना ज़्यादा पावरफुल माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये दो टाइप का हो गया कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, जब हमारे पास प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप लगे हों। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये था कि हाइब्रिडाइजेशन सेम था। जो भी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी चेक करना चाहें या हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करना चाहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा। अब देखिए अगर हमने कार्बोकैटायन की चेक कर ली, ऐसे अगर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करना चाहें तो क्या होगा, CH3 CH3 और इस पर अगर माना कोई यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज है, और ऐसे ही हमारे पास है CH3 CH3 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है CH3 और ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ये 3 डिग्री कार्बन आयन है, ये 2 डिग्री कार्बन आयन है, और ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन आयन। तो देखिए यहाँ पर से हम सीधे से देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप लगे हैं। यहाँ पर कितने हैं, 2 प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप, और यहाँ पर 1 ही प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1 ही प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप लगा है। तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, तो ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा तो ज़्यादा चार्ज मतलब लेस स्टेबिलिटी। तो क्या होगा, अगर हम इनकी स्टेबिलिटी को चेक करें तो 3 डिग्री सबसे लेस स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप नेगेटिव चार्ज को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करेंगे और ज़्यादा चार्ज होगा तो लेस स्टेबल। उससे ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री और सबसे ज़्यादा स्टेबल 1 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डिग्री सबसे लेस स्टेबल, 2 डिग्री उससे ज़्यादा स्टेबल और 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल। ये क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर फॉर कार्बन आयन। लेकिन अगर क्या होगा, इन्हीं की जगह अगर माना हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई क्लोरीन और ये तो अभी तक का था, ये ऑर्डर ऐसा था। अगर हमारे पास 3 क्लोरीन लगे हुए हैं और यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, ये क्या होते हैं, क्लोरीन क्या होते हैं, माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप क्लोरीन। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे अपनी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और यहाँ पर से ये क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहाँ पर से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे। तो 3 अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप होंगे, माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन में स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर अब जो हो जाएगा वो क्या होगा, 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री का उससे कम, और 1 डिग्री कार्बन आयन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे कम है यहाँ पर, जब हमारे पास माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप लगे हों। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो नेगेटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा यहाँ पर, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये कम खींच पाएगा इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ, इसकी स्टेबिलिटी इसलिए कम स्टेबल है। तो ये 2 टाइप के हमने कंपाउंड कंपेयर कर लिए। अब हम दूसरा टाइप देख लेते हैं, बस इसमें बचा है कि अभी तक हमने पहला रूल पढ़ा था कि जब हमारे पास क्या है, जो हम कार्बोकैटायन या कार्बन आयन कंपेयर कर रहे हैं उनके जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेम है। अब यहाँ पर क्या होगा, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, किसका, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन का। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि लेस चार्ज मोर स्टेबिलिटी। तो अगर हम देखें, अगर हम कंपेयर करना चाहें CH3 CH पॉजिटिव, एक कार्बोकैटायन ही है, एक हमारे पास है CH3 या CH2 CH पॉजिटिव, और एक ले लें अगर CH2, यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी हाइब्रिडाइजेशन में, परसेंटेज एस करेक्टर। तो हमने कहा था कि देखो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है sp2, यहाँ पर है
ये स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ पर होगा sp, ठीक है। तो यहाँ पर sp2 है और ये sp है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, हमने कहा था कि जितना ज़्यादा यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर का जो ऑर्डर था, परसेंटेज एस करेक्टर का जो ऑर्डर था वो क्या था, sp में सबसे ज़्यादा थी, sp2 में उससे कम थी और sp3 में सबसे कम थी। तो और यही ऑर्डर किसका था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी यही था। जितना ज़्यादा एस करेक्टर होता है उतना ही ज़्यादा उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो क्या है यहाँ पर sp2 पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इस कार्बन की, यहाँ पर एस करेक्टर कम है। sp पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इस कार्बन की क्योंकि यहाँ पर एस करेक्टर ज़्यादा है। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो पहले ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगी, यहाँ की ओर स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। अगर किसी sp2 कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू sp कार्बन के, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि sp पे है और उसके बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि ऐसा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा जिस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या जिस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये वाला है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ये वाला क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है एटम्स का तो कार्बोकैटायन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर क्या है, जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये सिंपल सा रूल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो वहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम होगी, sp2 का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कार्बन आयन का। कार्बन आयन का एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है तो क्या होता है, मोर स्टेबिलिटी। हमेशा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर होना चाहिए तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो अगर हम देखें यहाँ पर एग्जांपल अगर हम देखें CH3CHH इस पर नेगेटिव, ऐसे ही CH2 डबल बॉन्ड C नेगेटिव H और लास्ट हम देख लें CH और ये नेगेटिव। तो क्या हो रहा है यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है 1 2 और 3 sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो पहले भी हमने देखा था कि sp वाले हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर से ऊपर से नीचे अगर हम जाएं तो क्या हो रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर sp में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी sp का की ज़्यादा होगी। तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, इस एनायन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और जितना लेस इंटेंस चार्ज होता है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो अगर हम देखें तो क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन आयन, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज कर रहा है इस वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कभी भी ये नहीं होता है कि CH3CH2 पर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाए, लेकिन हम ऐसे स्पीसीज बहुत सारे रिएक्शन पढ़ते हैं, यानी कि एल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है और आसानी से यहाँ पर से प्रोटॉन निकलता है और ये एक स्टेबल स्पीसीज बनती है। तो यहाँ पर से ये हो गया कि अगर माना हमारे पास sp3 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो लेस स्टेबल, sp2 पे है तो ज़्यादा स्टेबल और sp पे है तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ये कुछ एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट के। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इंडक्टिव इफेक्ट के जो कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान यूज करते हैं। अभी इतना ही एप्लीकेशन हम कर रहे हैं, इस लेक्चर में हम इतना ही कर रहे हैं। इसके बाद हम मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।